अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में CRPF की कार्रवाई पर हुए एक आतंकवादी हमले में हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झंझोर दिया। वह जवान अपने कर्तव्य पर थे, देश की सुरक्षा में थे। उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी वीरता, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। देश का हर नागरिक उनके इस अमर बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। साथियों, इसी पर आधारित आज मैं आपको एक सैनिक की जिंदगी के ऊपर कहानी के बारे में जिक्र करूँगा, जिसका नाम है सीक्रेट फौजी। तो साथियों, चलते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ। मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में बाहा के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतज़ार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ बढ़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगा। हाँ, हमने उसे बचा लिया। यह सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम दिया गया वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। यह डिफेक्टेड केमिकल कैटेगरी में आता है। उसको बचाने में जो देरी हुई, उसकी वजह से ये केमिकल इसके ब्लड में मिल गया है और उसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन उसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जांबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है, डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरों पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। सब मेरी गलती है। शिट, कबीर ने मुझसे चलने को कहा था। यह सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उसके पहले ही 3 इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर के ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और ये ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉर ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में आते ही नहीं। मैं बस जीत की खुशी में वहाँ से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा,
आखिर वहां हुआ क्या था, बताओ मुझे। दूसरे फौजी ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा। कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा और जब विशाल वहां से कुछ लेने गया तभी एक साइंटिस्ट वहां उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल को अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर ने विशाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इस गिल्ड के साथ कैसे रह पाओगे तो? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूँ। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं। जाओ अंदर जाओ और देखो वो ठीक है कि नहीं, डॉक्टर ने दोनों को चुप कराते हुए कहा। दोनों फौजी हिम्मत करते हुए कबीर के कमरे तक अंदर गए। क्या वो अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकता है? टीम इंस्ट्रक्टर ने सीनियर ऑफिसर से पूछा। सीनियर ऑफिसर का जवाब झिझक भरा था। ये मिशन तो ठीक गया और हमने उनका रिसर्च बेस भी ख़त्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर की माने तो कबीर अब फिजिकली उतना काबिल नहीं है और तुम तो जानते हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही लेते हैं। वैसे इतना भी निराश होने की बात नहीं है, अभी उसकी ताकत की भी टेस्टिंग होगी। और तुमने तो 3 लोगों का नाम दिया था मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, उनमें से 2 मिशन पास कर चुके हैं, तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना तय है। टीम इंस्ट्रक्टर सीनियर ऑफिसर की बात से खास खुश नहीं था। उसी वक्त विशाल, जो कि कमरे के दरवाजे से चिपक कर इनकी सारी बातें सुन रहा था, वो रो पड़ा। दूसरा फौजी भी इस बात को समझ गया था। वो कबीर को कंबल ओढ़ते हुए उसी की बगल में बैठ गया। उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं, कहता भी क्या। आखिर उसने विशाल को पहले ही इसी बात पर 2 थप्पड़ भी लगा दिए थे। अगले दिन कबीर फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के बाहर अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। वो चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहा था। विशाल भी उसी के साथ शांत खड़ा था। क्या होगा अगर रिजल्ट की वजह से तीनों अलग हो गए? इन 3 लोगों की टोली आर्मी के ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही थी। अगर कबीर चला गया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन रूम से एक आदमी हाथ में फोल्डर लिए कबीर की तरफ आया और कहा, रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सुनना चाहोगे? आखिर कबीर था तो फौजी ही। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने कहा, जरूर। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। तुम्हारी पावर, स्पीड, ताकत, हर चीज़ में बहुत बड़ी गिरावट है। कबीर सबसे बेस्ट सोल्जर में से एक था और अब उसकी ताकत और तेजी दोनों ही किसी आम आदमी जितनी हो गई थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता पाए कि वो अब मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद भी कबीर के चेहरे पर हंसी ही थी, लेकिन एक फौजी की हंसी के कई मतलब होते हैं। सबके जाने के बाद विशाल से रुका नहीं गया और वो वहीं पर रोने लगा। कबीर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अपना ध्यान रखना सीखो, अब तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने वाले हो और याद रखना, वहाँ तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ तुम अपने मन की नहीं चला सकते। कबीर, मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है, विशाल ने रोते हुए कहा। कबीर विशाल को शांत कराते हुए सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। विशाल की आंखों में दुख और निराशा दोनों ही थी। जाते हुए कबीर को अपनी टोली का तीसरा फौजी देखा। मेहनत करना और मेरी नाक मत कटाना, ऋषभ ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंतज़ार करूंगा। कुछ ही शब्दों में ऋषभ ने अपना भरोसा कबीर को जाहिर कर दिया। कबीर ने ऋषभ से अलविदा कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां से उसे अपने सामान भी पैक करने थे। कबीर के असूल पक्के थे, वहां और रुककर वो अपने साथियों का दुख बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिर में कबीर ने अपने फौजियों की टोली वाली फोटो बैग में रखी और वहां से चला गया। टीम इंस्ट्रक्टर के ऑफिस में कबीर अब पहुंच चुका था। कबीर, मैं चाहता हूं तुम रुको। तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ एज अ टीम इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हो। सर, मैं अब एक ब्रेक लेकर उसमें एंजॉय करना चाहता हूँ, कबीर ने हंसे हंसी कहा। आप तो मुझे जानते ही हो,
मैं मिलिट्री में सिर्फ अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम अब भी बहुत अच्छे फौजी हो, लेकिन बेस्ट नहीं रहा। टीम इंस्ट्रक्टर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। उसने कबीर को उसका रेफरेंस लेटर दिया और कहा, मैं जानता हूँ तुम वापस आओगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में पोजीशन पक्की करवा ली है और वो तुम्हारे घर के पास ही दिल्ली में है। फिर कबीर ने टीम इंस्ट्रक्टर को थैंक यू कहकर सलाम किया। वो विषाद और अपने साथियों को और गिल्टी फील नहीं देखना चाहता था। सभी ने मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ब्यूरो में ज्वाइनिंग के लिए बहुत मेहनत की थी और वो भी कई सालों तक। वो नहीं चाहता था कि उसके साथी उसकी वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को छोड़ दे। कबीर के पिता यानी कि राजवीर शेखावत उसके बचपन से ही रोल मॉडल रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता का भी सपना था। वो अभी तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन ये उसके आर्मी कैरियर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत की शंखनाद है। कबीर MIV के लिए वापस आया। कबीर के अंदर का फौजी सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उसे अपना सपना छोड़ने नहीं दे सकता था। जैसे ही कबीर मिलिट्री कैंप के गेट तक पहुंचा, उसने एक आखिरी बार अपने बेस कैंप को भी बढ़ के देखा। उसने इस जगह पर अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन लम्हे बिताए थे। अचानक कबीर की नज़र सड़क के किनारे लगी हुई होर्डिंग पर गई, जिस पर एक फिल्म का पोस्टर लगा था। फिल्म के पोस्टर में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के गेटअप में थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कबीर को ही घूर रही थी। ये देखकर तुरंत कबीर की आंखों की पुतलियां फैल गई, जिसे टीम इंस्ट्रक्टर ने तुरंत ही पढ़ लिया। ये तो फेमस एक्ट्रेस जेनिफर है ना, तुम जानते हो इसे? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। जानना शब्द कबीर और जेनिफर के रिश्ते के लिए एक अंडरस्टेटमेंट था। ये सवाल सुनकर कबीर के जहन में यादों का जैसी एक तूफान सा आ गया और वो टीम इंस्ट्रक्टर के सवाल का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। कबीर नशे में दूध था। वो टेबल पर अपना सिर रखे ऐसे पड़ा था जैसे उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। काफ़ी देर तक उसे उठाने के जद्दोजहद के बाद भी जब बारटेंडर से कुछ ना हो सका तो वो कबीर का फ़ोन ढूंढने लगा। लेकिन कबीर का वज़न बारटेंडर से अकेले झेला नहीं जा रहा था, इसलिए बारटेंडर ने पास के लोगों को बुलाकर उनसे हेल्प मांगी और फिर जैसे तैसे कबीर की जेब से उसका फ़ोन निकाला। कबीर के फ़ोन में इमरजेंसी नंबर 22 के नाम से सेव्ड था। बारटेंडर ने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया। काफ़ी घंटी बजने के बाद आखिरकार किसी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी साइड से किसी लड़की की आवाज़ आई, हेलो। उसकी मीठी और सॉफ्ट आवाज़ सुनकर बारटेंडर 2 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 मिनट रुकने के बाद बारटेंडर ने कहा, क्या आप इस फ़ोन के मालिक की वाइफ हैं? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बारटेंडर ने फिर से पूछा, हेलो, आप इन सर की वाइफ हैं? आखिर कबीर इस हालत में कैसे पहुंचा? कौन है वो लड़की जिसका नंबर उसने वाइफ के नेम से सेव कर रखा था? दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन ना कर पाने की वजह से कबीर बहुत निराश था। साथ ही उसकी ताकत और तेजी भी उसके बाकी साथी फौजियों से कम हो रही थी। वो अपने साथियों के सामने रोना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने मिलिट्री कैंप छोड़ दिया था। उसे किसी की दया की ज़रूरत नहीं थी। उसने मन में सोच लिया था कि अब उसके पास सिर्फ घर जाकर बेहतर होने का ही रास्ता बचा है। दिल्ली वापस आकर कबीर ने कलम में जाने का सोचा। तेज़ म्यूज़िक और लोगों के शोर के बीच कबीर अपने आप में खोया हुआ था। वो अकेले बैठा गिलास पे गिलास पिए जा रहा था। उतनी ही देर में एक लड़की उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ऐसी जगह पर अकेले बैठे रहने वाले आदमी कम ही देखने को मिलते हैं, उस लड़की ने कहा। कबीर उसको इग्नोर करता हुआ अपनी ड्रिंक पी रहा था। उस लड़की को कबीर का अटेंशन ना मिलना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कबीर की 6 फुट 3 इंच की हाइट और चौड़े कंधे उसको क्लब में मौजूद बाकी सारे लड़कों से अलग बना रहे थे।
शायद उस लड़की को कबीर की यही चीज़ें इतनी पसंद आ गई थी। उसने कबीर से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर उसको फिर से इग्नोर कर दिया। इसे एक और ड्रिंक दे दीजिए मेरी तरफ से, उस लड़की ने बारटेंडर से कहा। जैसे ही बारटेंडर ने ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखा, उस लड़की ने मौके का फ़ायदा उठाकर गिलास में एक गोली डाल दी। कबीर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी कि अंधा हो जाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, कबीर ने चिल्लाकर कहा। वो लड़की कबीर के चिल्लाने से कांप उठी और शर्म के मारे वहां से चली गई। शहर में आज कपूर एंड सन्स एंटरटेनमेंट कंपनी की एक पार्टी चल रही थी, जिस पार्टी में कई खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन सबकी नज़र जेनिफर पर ही थी। जेनिफर आज एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई और उसके बुंगराले बाल उसके चेहरे की नोक को और बढ़ा रहे थे। उसकी चेहरे में एक अलग ही चमक थी। पार्टी के सारे मर्द सिर्फ उसकी सुंदरता को निहार रहे थे, और तो और सारी औरतें भी अंदर ही अंदर जेनिफर की तरफ ही बनना चाहती थी। सब जेनिफर को सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे थे कि वो सुंदर है। दरअसल जेनिफर को हाल ही में बॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरस्टार का अवार्ड मिला था, और वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक कमाल की सिंगर भी थी। जेनिफर के डैडी देश के टॉप बिजनेसमैन में से मशहूर थे, और उसकी मोम अपने समय की बेस्ट इटालियन मॉडल रह चुकी थी। इसलिए जेनिफर में इंडियन डैड और इटालियन मोम दोनों की ही खूबियाँ थी, और बस यही चीज़ उसको बाकी सारी एक्ट्रेस से अलग बनाती थी। पहले तो वो कबीर का फ़ोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन बारटेंडर की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। फ़ोन काटने से पहले उसने बारटेंडर को पूछा, आप मुझे अपनी जगह का एड्रेस बताए। ग्रैंड प्लाजा क्लब, कैनॉट प्लेस। जेनिफर ने फ़ोन रख दिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। कार लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। ये सुनते ही असिस्टेंट ने गाड़ी की चाबी उठाई और जेनिफर को पार्टी की भीड़ से छुपाकर गाड़ी की तरफ ले गए। ग्रैंड प्लाजा क्लब की ओर चलो, जेनिफर ने कहा। मैम, काफ़ी नए एक्ट्रेस आपसे मिलने के लिए आए थे, हम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गए? असिस्टेंट ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तुम उसे पार्टी कहते हो? मैं तो वहाँ बोर हो रही थी। जेनिफर खिड़की से बाहर चमकते आसमान को देख रही थी। तभी उसके असिस्टेंट ने पूछा, मैम, काफ़ी देर हो गई है, हम इस टाइम क्लब क्यों जा रहे हैं? जेनिफर ने इस बात का जवाब नहीं दिया और आसमान को ही निहारती रही। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी ग्रैंड प्लाजा क्लब तक पहुंच गई। जेनिफर के लायक जगह नहीं थी। अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार उस क्लब में जाती तो हंगामा होने में देर नहीं लगती। इसी वजह से जेनिफर ने खुद ना जाते हुए अपने असिस्टेंट को क्लब के अंदर जाने को कहा। कीर्ति, तुम अंदर जाओ और अंदर से कबीर शेखावत नाम के इंसान को बाहर लेकर आओ। कीर्ति काफ़ी सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने इस समय जेनिफर की बात बिना किसी सवाल के ही मानना सही समझा। वो अंदर गई और थोड़ी ही देर में कबीर को लेकर बाहर आ गई। कबीर नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कैसे भी करके कीर्ति उसे बाहर तो ले आई, लेकिन कबीर को गाड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल था। कबीर को गाड़ी में बिठाने के लिए जेनिफर को गाड़ी से बाहर आना पड़ा। जैसे ही जेनिफर और कीर्ति ने कबीर को गाड़ी में बिठाया, जेनिफर ने तुरंत कीर्ति से कहा, घर की ओर चलो। मैम, ऐसी किसी अनजान आदमी को अपने घर ले जाना सही है क्या? कीर्ति ने पूछा। उसे चिंता थी कि अगर कोई देख लेगा तो कल के अखबार में कुछ भी छप सकता है। जल्दी चलो, जेनिफर ने सख्त आवाज में कहा। कीर्ति ने गाड़ी शुरू की और घर की ओर चल ले। कीर्ति के मन में तब से कई सवाल उठ रहे थे और आखिर में उसने जेनिफर से पूछ ही लिया, मैम, ये आदमी है कौन? मैंने इसको आपके साथ कभी देखा नहीं। ये मेरा पति है, जेनिफर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, लेकिन सिर्फ नाम का। ये सुन के कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन आप तो सिंगल हो। यह शादी बचपन में हमारे माँ बाप ने तय कर दी थी, उस टाइम में मना नहीं कर पाई। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हम कभी साथ नहीं रहे। हमारी नज़रों से देखा जाए
तो ये शादी है ही नहीं। जेनिफर ने जवाब दिया। ये सुनकर तो किसी के भी मन में 100 सवाल उठते, क्योंकि जेनिफर सिर्फ 30 साल की थी। कीर्ति अपने बॉस के साथ 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन उसने आज तक उसकी शादी के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। अगर खबर मीडिया को पता चल गई तो, और फैंस का क्या, उन सब का तो दिल टूट जाएगा। और अगर ये खबर फैलने से जेनिफर का कैरियर खत्म हो गया तो। कीर्ति के मन में ऐसे ही सवालों की बहार आई हुई थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ सिंगल एक्ट्रेस ही स्टार बन पाते हैं, और अगर लोगों को पता चल गया कि जेनिफर शादीशुदा है तो फिर उनको ना तो फिल्म्स मिलेंगी और ना ही कोई अवार्ड्स। जेनिफर ने कीर्ति के मन की बात समझ ली थी। कोई डरने की बात नहीं है, हमने इस बात को 3 साल पहले ही छुपा कर रखा हुआ है, और मुझे भरोसा है आगे भी ये बात राज ही रहेगी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।